हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ बिजनेस स्टडी। आज के इस क्लास में हम लोग बात करने वाले 11th क्लास के 4th चैप्टर बिजनेस स्टडी से रिलेटेड, दैट इज बिजनेस सर्विसेज की। और आज के टॉपिक में हम लोग आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मैरीन इंश्योरेंस के बारे में और हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में, और कुछ डिफरेंसेस देखेंगे। यानी कि ऑलरेडी हम लोग टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस डिस्कस कर चुके हैं, जहां पर इंश्योरेंस के बारे में पढ़े, इंश्योरेंस के प्रिंसिपल के बारे में पढ़े। एंड टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस की बात करें तो बेसिकली 4 टाइप्स होते हैं: हेल्थ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस एंड मैरीन इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ फायर इंश्योरेंस ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। आज के क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे मैरीन इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, मैरीन इंश्योरेंस मतलब क्या होता है? मैरीन इंश्योरेंस मतलब होता है वो इंश्योरेंस जो आप शिप का लेते हैं, है ना। शिप्स, देखिए आपको पता है कि इंटरनेशनल ट्रेड जो भी होता है वो शिप के थ्रू होता है। शिप के थ्रू, ज्यादातर शिप के थ्रू होता है, एरोप्लेन के थ्रू भी किया जाता है, बट मैक्सिमम गुड्स जो है वो शिप के थ्रू भेजा जाता है। कॉस्ट कम लगता है और समय थोड़ा ज्यादा लगता है। मगर आप जान रहे हो, जब समुद्र के रास्ते जाता है तो कहीं ना कहीं रिस्क बहुत एसोसिएटेड होता है। रिस्क किस चीज का? सर, साइक्लोन आ गया, स्टॉर्म आ गया, या फिर किसी कारण से दो शिप आपस में कोलैप्स कर गया, या फिर शिप में खराबी की वजह से शिप श्रिंक कर गया, ठीक है। या फिर आप गलती से दूसरे के ज्योग्राफिकल टेरिटरी में आप एंट्री मार लिए, है ना। दूसरे के ज्योग्राफिकल टेरिटरी में एंट्री मार लिए, फ्लड आ गया। फ्लड तो हराकी जो आता है उसको हम लोग लैंड पे जो आता है वाटर, उसको बोलते हैं फ्लड, ठीक है। तो बेसिकली जब आप वाटर से रिलेटेड ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, वाटर ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, तो वहां पे रिस्क थोड़ा ज्यादा हो जाता है। तो उस रिस्क को प्रोटेक्ट करने के लिए बिजनेसमैन क्या लेते हैं? मैरीन इंश्योरेंस। इससे क्या होता है फायदा? अच्छा, इससे फायदा ये है कि आपका जो ट्रांसपोर्टेशन में कुछ भी लॉसेस होगा तो वो कंपनसेट हो जाएगा। अब आप समझिए इस बात को कि शिप के थ्रू जब गुड्स जाता है तो शिप का भी इंश्योरेंस होता है। शिप जो जा रहा है उसका भी इंश्योरेंस होगा। शिप के अंदर जो कार्गो लगा हुआ है, कार्गो मींस क्या, जो आप देखते होगे ना, मूवी में देखते होगे, बड़ा बड़ा कैरेट रहता है टीना का, है ना, और उसमें सामान रखा हुआ रहता है, उसको मशीन से लिफ्ट किया जाता है और लिफ्ट करके उसको शिप के ऊपर लोड कर दिया जाता है। उसको हम लोग बेसिकली कार्गो बोलते हैं। तो कार्गो और शिप के डॉक एरिया को भी कार्गो बोला जाता है, शिपमेंट बोला जाता है, बहुत सारा नाम है। तो बेसिकली शिप का भी होता है इंश्योरेंस, शिप के ऊपर जो माल लदा हुआ है उसका भी इंश्योरेंस होता है। और कई बार ऐसा होता है बच्चों, जैसे मान लीजिए इंडिया से आप साउथ अफ्रीका कोई गुड्स भेज रहे हो, तो हम मान लीजिए इंडिया के व्यापारी हैं, कोई क्लाइंट है जो कि साउथ अफ्रीका में बैठा हुआ है, वो हमको ऑर्डर दिया, और हम ये गुड्स सप्लाई किए। तो कई बार ऐसा होता है कि गुड्स का जो भाड़ा है वो कौन पे करता है? जो सेलर है वो, यानी कि हम अगर बेच रहे हैं तो हम पे कर देंगे। मगर या फिर कई बार ऐसा होता है कि सेलर जो है वो इंश्योरेंस ट्रैवलिंग का चार्ज वो पे कर देता है, और बायर उसके बाद वो फ्यूचर में पे कर देता है बाद में। जैसे मान लीजिए जो भी भाड़ा लगा शिप का, देखो जनरली शिप का जो कॉस्ट होता है ट्रैवलिंग का वो थोड़ा हाई होता है। आप इंडिया से साउथ अफ्रीका भेज रहे हैं, लंबा समय लगता है, पेट्रोल का कंजम्पशन ज्यादा है, समय का कंजम्पशन है बहुत, तो कहीं ना कहीं फ्रेट जो है वो बढ़ जाता है। तो लोग फ्रेट का भी इंश्योरेंस कराते हैं। फ्रेट मतलब भाड़ा का भी इंश्योरेंस कराते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ से गुड्स भेजे, और गुड्स का हमको पैसा मिल चुका है, पर जो कार्गो का, शिप का जो भाड़ा है वो मे बी अभी नहीं मिला, वो जब गुड्स डिलीवर हो जाएगा तब हमको मिलेगा। अब इन बिटवीन मान लीजिए रास्ते में श्रिंक कर गया शिप, तो गुड्स का तो मुझे पैसा मिल चुका, अगला अगर गुड्स का इंश्योरेंस कराया है तो उसको इंश्योरेंस का पैसा मिल जाएगा। और अगर हम फ्रेट इंश्योरेंस भी करा लिए, कार्गो से जो जा रहा है, शिप से जो जा रहा है, तो शिप का जो भाड़ा रहता है वो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो उस केस में अगर हम फ्रेट का भी, भाड़ा का भी इंश्योरेंस करा लिए हैं, तो इन केस अगर शिप डूबता है तो शिप कंपनी जितना भी भाड़ा लिया है वो भी हमको वापस मिल जाएगा। तो कई तरीके का इंश्योरेंस होता है, शिप का भी इंश्योरेंस होता है, जितना उस पे माल लदा हुआ उसका भी इंश्योरेंस होगा, और जो ट्रैवलिंग एक्सपेंस है उसका भी इंश्योरेंस होता है।
बेसिकली कवर क्या करता है, स्टॉर्म, कोलिजन, है ना, कैप्चर, सीजर, तो ये सब चीजें आपके कवर होते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरीन इंश्योरेंस कैन बी डिफाइंड एज अरेंजमेंट अंडर विच द इंश्योरर अंडरटेक टू इंडेमनिफाई द इंश्योर्ड, है ना, इंडेमनिफाई करने की बात करता है। मैरीन रिस्क आर पर्ल्स ऑफ सी, एग्जांपल स्टॉर्म, कोलिजन, कैप्चर, कैप्चर कर लिया मतलब कोई हाईजेक कर लिया, सीजर, सीजर देखो कैप्चर और सीजर में अंतर है। मान लीजिए कोई समुद्री लुटेरा, मूवी देखे हो ना, समुद्री लुटेरे लोग शिप लूट लेते हैं, तो अगर वैसा कोई लूट रहा है तो वो हो जाएगा कैप्चर में। मगर आप किसी के टेरिटरी में एंट्री कर गए गलती से तो उसको कहेंगे सीजर। जैसे आप बिना परमिशन के किसी कंट्री के टेरिटरी में घुस गए, है ना, वाटर एरिया में आप घुस गए। कई बार होता है कि इंडिया में विदेशी जो शिप है वो गश्त लगाते लगाते गलती से एंट्री कर गया, तो वहां इंडियन नेवी जो है उसको सीज कर लेती है कि आप बिना परमिशन के कैसे आ गए। सिंकिंग ऑफ शिप, शिप अगर डूब गया तो ये सब सारा कवरेज होता है, ठीक है। मेरीन इसमें भी आपको वही दे रहा है कि यहाँ पर क्या होता है, जनरली इंश्योरेंस होता है, इंश्योरर और इंश्योर्ड होते हैं। यहाँ पर द इंश्योर्ड में बी, है ना, इंश्योर्ड में बी कार्गो ओनर और शिप ओनर ऑफ द और फ्रेट रिसीवर। द इंश्योरर इज नोन एज अंडर राइटर। यहाँ पे इंश्योरर को क्या बोला जाता है, अंडर राइटर बोला जाता है, या कंपनी को, यानी कि, है ना। द इंश्योर्ड पे अ पार्टिकुलर सम ऑफ sum which is called premium in exchange of undertaking the insured to indemnify, ठीक है। तो सिंपल सा बात है, वही आपको फिर से कह रहा है कि प्रीमियम दिया जाता है यहाँ पर। तो भाई कोई भी इंश्योरेंस हो वहां पे प्रीमियम होता है। तो बेसिकली आपको 3 तरीके का इंश्योरेंस के बारे में पढ़ना है, वो अब समझेंगे। टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस की बात करें, मैरीन इंश्योरेंस की बात करें, तो बेसिकली 3 तरीके का होता है, कार्गो इंश्योरेंस, हुल इंश्योरेंस एंड फ्रेट इंश्योरेंस, ठीक है। कार्गो इंश्योरेंस क्या होता है, कार्गो इंश्योरेंस मतलब यहाँ पर जितने पूरा कार्गो का, कार्गो और द गुड्स कंटेन्ड इन द शिप, शिप के ऊपर जितना भी गुड्स है उसका इंश्योरेंस होगा। और जितने भी मेंबर हैं, अब जाहिर सी बात है वहां पे क्रू मेंबर होंगे, कैप्टन होंगे, उनका भी कुछ पर्सनल सामान होगा, उनका पर्सनल बिलोंगिंग भी इंश्योर्ड रहता है। तो अगर आप कार्गो इंश्योरेंस ले रहे हैं तो मैरीन इंश्योरेंस इंक्लूड कार्गो और द गुड्स कंटेन्ड इन द शिप, शिप पे जितना भी गुड्स है उसका इंश्योरेंस हो जाता है। और साथ ही साथ पर्सनल बिलोंगिंग ऑफ द क्रू एंड पैसेंजर, पैसेंजर का अगर कुछ सामान है, जैसे मान लीजिए पैसेंजर भी लेके जा रहा, तो पैसेंजर का भी बहुत सारा सामान होगा, उसका एंट्री होता है, बाखूबी प्रॉपर एंट्री होता है कि आप क्या क्या लेके जा रहे हो, और सबका इंश्योरेंस हो जाता है। अगर आप कार्गो इंश्योरेंस ले रहे हैं तो गुड्स एंड पर्सनल बिलोंगिंग ऑफ पैसेंजर एंड क्रू मेंबर का, है ना, क्रू कौन होता है, क्रू कौन होगा, जो शिप पे काम कर रहा है उसको बोलते हैं क्रू मेंबर, ठीक है, कैप्टन वगैरह ये सब। हुल इंश्योरेंस क्या होता है, हुल मतलब समझ लो फुल, हुल फुल बात एक ही है। अंडर दिस होल शिप इज इंश्योर्ड, होल शिप इज इंश्योर्ड मतलब फुल। इट कवर्स द इंश्योरेंस ऑफ द वेसल, इंश्योरेंस ऑफ द वेसल मतलब पूरे शिप का, इट्स इक्विपमेंट जैसे फर्नीचर लगा हुआ रहता है, फिटिंग लगा हुआ रहता है, टूल्स लगा हुआ रहता है, मशीन लगा हुआ रहता है, फ्यूल, इंजन, स्टोर्स, सब चीज का, इसको कहते हैं हुल। यानी कि फुल शिप का अगर इंश्योरेंस हो रहा है तो हम क्या कहेंगे, वो हुल इंश्योरेंस है। जनरली ओनर ऑफ द शिप अंडरटेक हुल इंश्योरेंस। और हुल इंश्योरेंस कौन लेगा, हम बस अपना गुड्स भेज रहे हैं तो हमको हुल इंश्योरेंस लेने की जरूरत नहीं है, हम क्या लेंगे, कार्गो इंश्योरेंस लेंगे। हुल इंश्योरेंस कौन लेगा, जो ओनर है शिप का, क्योंकि उसको ना डर है मेरा शिप डूब गया तो नुकसान मुझे होगा, ठीक है। एंड फ्रेट इंश्योरेंस कौन लेता है, जिसको नुकसान लगता है कि भाई भाड़ा बहुत ज्यादा है और अगर मान लो शिप डूब गया तो भाड़ा के कारण मुझे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो सच इंश्योरेंस प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द लॉस ऑफ फ्रेट, लॉस ऑफ फ्रेट मतलब आप जो भाड़ा देने वाले थे वो। इट मे, in many cases the owner of the goods pay the freight only when delivery of goods is secured on the harbor,
हार्बर कहने का मतलब जो पॉट होता है उसको हार्बर बोला जाता है। तो जो बायर है वो बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है, जो बायर है वो तभी पैसा देता है फ्रेट का, भाड़ा का, जब गुड्स सेफ्टी के साथ पहुंच जाता है ना। और वैसे केस में अगर मान लो शिप श्रिंक कर गया तो चांसेस हो जाता है लॉसेस का। इफ द शिप इज लॉस्ट इन द वे और डैमेज्ड और थेफ्ट, देन शिपिंग कंपनी में लूज द, है ना, टेकिंग फ्रेट। और कभी कभी क्या होता है कि शिपिंग कंपनी को भी, है ना, जैसे मान लीजिए हम अपना गुड्स भिजवा रहे हैं अमेरिका शिप के थ्रू, तो हम शिपिंग कंपनी को बोले भाई आपको तभी मिलेगा भाड़ा जब आपका मेरा गुड्स सेफ्टी के साथ वहां पहुंच जाएगा। बात समझिए, अलग अलग कंडीशन हो सकता है इसमें, ठीक है। एक कंडीशन और क्या बता रहा है कि अगर मान लीजिए हम सेलर हैं, हम कार्गो पे बुक कर दिए, शिप पे बुक कर दिए, अपना माल लोड हो गया, मगर हम पेमेंट तभी करेंगे जब डेस्टिनेशन पे सेफ्टी के साथ आप पहुंचा दीजिएगा तब, ठीक है। अब यहाँ पर तुम देख रहे हो कि इंश्योरेंस, जो कार्गो कंपनी है, जो शिप कंपनी है, जो ट्रांसपोर्टेशन का फैसिलिटी दे रही है, वाटर ट्रांसपोर्टेशन का, उसको तो भाड़ा मिला नहीं, अब वो बेचारा लेके जा रहा है, तो रिस्क तो एसोसिएटेड है। अगर श्रिंक किया तो शिप भी जाएगा और भाड़ा भी बेकार हो जाएगा, भाड़ा भी नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं उससे भी बचने के लिए फ्रेट इंश्योरेंस लेते हैं, इंश्योरेंस ये कार्गो कंपनी, ठीक है, वाटर ट्रांसपोर्टेशन जो कराती है। हायर is insured for protection against the risk of loss of freight, losing of freight, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सिंपली फ्रेट इंश्योरेंस के लिए क्यों लिया जाता है, भाड़े का नुकसान ना हो। होल इंश्योरेंस के लिए क्यों लिया जाता है, शिप के लिए। और कार्गो इंश्योरेंस क्यों लिया जाता है, गुड्स के लिए। तो अब अगर आप तीनों इंश्योरेंस ले लिए, है ना, एक इंसान या तो सिर्फ कार्गो ले सकता है, या तो अगर मालिक है तो हुल भी ले लेगा और फ्रेट भी ले लेगा। तो ऐसा नहीं है कि एक ही इंश्योरेंस ले सकते हो, तीनों इंश्योरेंस भी आप ले सकते हैं। अगर तीनों इंश्योरेंस ले लिए तो आपका प्रोटेक्शन जो है वो कंप्लीट रहा, है ना, कोई दिक्कत नहीं हो सकता फिर। नेक्स्ट है आपका मेन एलिमेंट ऑफ मैरीन इंश्योरेंस। मैरीन इंश्योरेंस में मेन एलिमेंट क्या होते हैं, द इंश्योरेबल इंटरेस्ट शुड बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ द लॉस। तो भाई ये तो बोले चाहे नहीं बोले, ये तो हर इंश्योरेंस में रहता है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट। आप अपने शिप का, आप अपने गुड्स का इंश्योरेंस ले सकते हैं और किसी का नहीं। द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरीन इंश्योरेंस इज ऑल्सो द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। ये भी अटमोस्ट गुड फेथ का है। तो ये देख रहे हो हर जगह रिपीट हो रहा है, ये और ये भी, है ना। एलिमेंट में देखे, पिछले केस में भी एलिमेंट में यही सब था। प्रिंसिपल ऑफ इंडिमनिटी इज स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल। फायर इंश्योरेंस में भी तुम देखे, इंटरेस्ट, इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए, है ना, अटमोस्ट गुड फेथ होना चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ इंडिमनिटी स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल होना चाहिए। तो यहाँ पर भी वही चीज है। एंड लास्ट क्या कह रहा है, द कंपनसेशन इज पेड ओनली व्हेन द लॉस इज ड्यू टू सी पर्ल्स, ठीक है ना। जब तुमको कंपनसेशन मिलेगा तभी जब सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड हो, यानी कि कॉज प्रोक्सिमा। तो आप देखते हो एलिमेंट में ये चारों एलिमेंट तो हर जगह दिख जाता है आपको, मैरीन इंश्योरेंस में भी, फायर इंश्योरेंस में भी, और हेल्थ इंश्योरेंस में भी आपको दिख जाएगा। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में तो ये चारों पॉइंट कॉमन है, आप इजिली चारों पॉइंट को कहीं भी लिख सकते हो। लाइफ इंश्योरेंस को छोड़ के, लाइफ इंश्योरेंस में प्रिंसिपल ऑफ इंडिमनिटी एप्लीकेबल नहीं होता, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इंडिमनिटी एप्लीकेबल नहीं होता, आपको याद होगा। चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस क्या है भाई, अब जाहिर सी बात है हर इंसान को चिंता होता है कि कहीं अगर हम बीमार पड़ गए तो क्या होगा, है ना। और आज के डेट में जानते हो लोगों का खाना पीना सही से नहीं चलता है, जो भी आप खा रहे हो उसमें केमिकल है कुछ ना कुछ, है ना। फिर कहीं ना कहीं इंसान को ये भी डर रहता है कि हम एक अर्निंग पर्सन है, हम अपने घर का एक अर्निंग पर्सन है, और अगर हम ही बीमार पड़ गए तो दोहरा मार पड़ेगा। एक तो बीमार पड़ गए तो मेरा इनकम रुक गया, और दूसरा जो मेरा सेविंग किया हुआ पैसा है वो यूटिलाइज हो जाएगा पूरा, वो खत्म हो जाएगा पूरा, ठीक है। तो उससे बचने के लिए लोग क्या ले लेते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस ले लेते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस में क्या होता है कि आप अगर कंप्लीट कवरेज लिए हैं तो आपको किसी भी तरीके का प्रॉब्लम हुआ, आपका इंश्योरेंस कंपनी मेडिकल बिल का पेमेंट कर देगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है। तो बेसिकली हेल्थ इंश्योरेंस इंसान अपने फिजिकल हेल्थ के लिए लेता है,
और यहाँ पर भी अलग अलग टाइप का इंश्योरेंस है। यहाँ पर भी सेम कंडीशन रहेगा, एक इंश्योरर इंश्योर्ड के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इंश्योर्ड रेगुलरली पेमेंट करेगा, इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरर जो है वो आपको एक प्रोटेक्शन देगा। आज के डेट में जनरली होता क्या है कि जो हेल्थ इंश्योरेंस देती है, ठीक है ना, तो हेल्थ इंश्योरेंस डायरेक्टली रिलेटेड है मेडिकल फैसिलिटी से, हॉस्पिटल से। तो आज के डेट में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड है, ठीक है, ये इंश्योरेंस कंपनी का नाम है, एलआईसी है। तो ये लोग क्या करते हैं ना, हॉस्पिटल से चेन बना के रखते हैं। चेन बना के रखते कहने का मतलब, मान लीजिए अगर हम हेल्थ इंश्योरेंस लिए आईसीआईसीआई का, तो हम क्या करेंगे, जैसे ही हम प्रीमियम पे किए, पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट जनरेट किए, हमको एक कंपनी की तरफ से हेल्थ कार्ड मिलेगा। अब वो हेल्थ कार्ड लेके कभी भी हम मान लीजिए हम कल को बीमार पड़े और हम हॉस्पिटल जब जा रहे हैं, सिर्फ वो हेल्थ कार्ड लेकर जाएंगे, और जो चेन हॉस्पिटल है जो लिंक्ड है, हमको पता रहना चाहिए कि ये हॉस्पिटल लिंक्ड है कि नहीं। अगर लिंक्ड है तो एकदम कैशलेस ट्रीटमेंट होगा, कोई पैसा देने का जरूरत नहीं, जाइए आप अपना ट्रीटमेंट कराइए और कंपनी पेमेंट कर देगी। सर अगर लिंक नहीं है, तो टाई अप अगर नहीं है, तो उसका आपके इंश्योरेंस कंपनी का उस हॉस्पिटल के साथ, तो उस केस में क्या होता है ना, बेसिकली क्लाइंट को यानी कि जो पेशेंट है उसको पेमेंट करना पड़ जाता है। एक जो भी अमाउंट है वो पेमेंट कर दीजिए, और उसका बिल आप अटैच करके इंश्योरेंस कंपनी में सबमिट करिए, आपको उतने का चेक मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक डिमेरिट क्या हो जाता है कि आपको पैसा स्टार्टिंग में लगाना पड़ता है, तब जाके आपको क्लेम वापस मिल जाता है, ठीक है। तो अगर चेन हॉस्पिटल है, लिंक्ड हॉस्पिटल है, तो ये चीज नहीं होता है। मगर लिंक्ड हॉस्पिटल अगर नहीं है तो एक प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ता है, प्रैक्टिकली हम बात कर रहे हैं ये चीज का, ठीक है। चलो अब देखते हैं आपके कोर्स में क्या लिखा हुआ। हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड फॉर द पेमेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस इन केस ऑफ इलनेस ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन और एंड हिज फैमिली। अगर आप अपना लिए हैं तो आपको सिर्फ प्रोटेक्ट करेगा, और पूरे परिवार का लिए हैं तो पूरे परिवार को प्रोटेक्ट करेगा। इट प्रोवाइड द फॉलोइंग टाइप ऑफ कवरेज। सर अगर बीमार भी पड़ गए तो भी, देखो छोटा मोटा केस में नहीं होता, अब इंसान को सर्दी खांसी बुखार नॉर्मली होते रहता है, तो वहां पर नहीं। कई बार कंपनी कह देती है कि आप 24 घंटे से ज्यादा अगर हॉस्पिटलाइज रहेंगे तब आपका एक्टिवेट होगा ये पॉलिसी, है ना, तब आपको क्लेम मिलेगा। आप सिंपली गए एक प्राइवेट डॉक्टर से मिले और उसके बाद आप 5,000 रुपया वहां खर्च कर दिए और घर आ गए, तो उसमें आपको क्लेम नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, यानी कि आपको हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ेगा, या फिर डॉक्टर वैसा सिचुएशन देखा कि नहीं इसको तो हॉस्पिटलाइज करना ही पड़ेगा, इन दैट केस। बात क्लियर। तो कुछ कुछ टाइप्स आपको दिखला रहा है। बेसिक मेडिकल एक्सपेंसेस, एक हेल्थ इंश्योरेंस होता है जहां पर बेसिक मेडिकल एक्सपेंसेस को कवर किया जाता है। इट कवर द एक्सपेंसेस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन एंड डॉक्टर सर्विसेज। हॉस्पिटल में जो खर्च हुआ, डॉक्टर का जो चार्ज है वो। मेजर मेडिकल एक्सपेंसेस में क्या होता है, इट कवर्स कैस्ट्रोफिक, है ना, सडन डिजास्टर, इनलेस, जैसे मान लीजिए आपका हार्ट अटैक हो गया, है ना, हार्ट अटैक हो गया, ब्रेन हैमरेज हो गया, ठीक है। हो सकता है, डिपेंड करता है। एक बच्ची बोल रही है कि सर बेबी डिलीवरी भी कवर होता है। सर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर वैसा इंश्योरेंस, देखो बेसिकली बाबू, इंश्योरेंस जब आप लेते हो ना, उस समय आपको बताया जाता है। कई कंपनियां क्या है ना, आपको पूरा क्राइटेरिया अच्छे से बताई थी कि देखिए ये होगा तब आपको मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो बेसिकली टर्म्स एंड कंडीशन, बेबी केयर, डिलीवरी की बात करें या फिर किसी भी केस की बात करें, हर चीज का इंश्योरेंस होता है। बशर्ते ये देखना है कि आप उस कॉन्ट्रैक्ट में इंटर किए हो कि नहीं, आप जो पॉलिसी लिए हैं आपका पॉलिसी उस चीज को कवर करता है कि नहीं। बात समझे। अब आप सिर्फ कैंसर का हेल्थ इंश्योरेंस लिए तो कैंसर के केस में ही आपको ट्रीटमेंट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा, ठीक है। मेजर में आपका बेसिकली सडन डिजास्टर कहने का मतलब अचानक से कोई एक डिजीज हो गया, हार्ट अटैक वाला, ये सब चीज। लॉन्ग टर्म हॉस्पिटलाइजेशन में क्या होता है, लॉन्ग टर्म में, है ना, इट कवर्स नर्सिंग होम चार्जेस फॉर एल्डरली पीपल। नर्सिंग होम चार्जेस मतलब कई बार ऐसा होता है, आप देखे होंगे
मूवी में जनरली देखने को मिलता है। बंदा बीमार पड़ा, हॉस्पिटलाइज हुआ, फिर उसके बाद उसको छुट्टी तो मिल गया मगर घर में 1 साल के लिए बेड रेस्ट। और ऐसा सिचुएशन हो गया कि 1 साल तक नर्स का रहना या फिर किसी भी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का, है ना, जो जानकार है उसका रहना जरूरी है। तो उस केस में उसका नर्स का वो खर्च कौन बियर करेगा, उस नर्स का खर्च कौन बियर करेगा। तो अगर लॉन्ग टर्म हॉस्पिटलाइजेशन अगर आपके पॉलिसी में एप्लीकेबल है तो आपका उसका भी चार्जेस कवर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्या है, मेडिकल सप्लीमेंट। मेडिकल सप्लीमेंट कहने का मतलब इट फिल्स द गैप ऑफ मेडिकेयर प्रोग्राम ऑफ सोशल सिक्योरिटी। ठीक है, मेडिकल सप्लीमेंट्स मतलब जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं, है ना, वो सब चीजें। जैसे कई कई बार बॉडी में कुछ इक्विपमेंट लग जाता है, पेस मेकर हो गया या फिर कुछ भी रॉड लग रहा है, अलग अलग चीजें लग रही हैं, वो सब चीजें, है ना। और डिसएबिलिटी इनकम, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये जनरली बहुत लोग इसके ओर आकर्षित होते हैं। डिसएबिलिटी इनकम, जैसे मान लीजिए कोई इंसान कमा रहा था और कमा रहा है और वो अपना लाइफ इंश्योरेंस भी लिया हुआ और हेल्थ इंश्योरेंस भी लिया हुआ, ठीक है। एक बंदा है और वो अपना लाइफ इंश्योरेंस भी लिया, हेल्थ इंश्योरेंस भी लिया हुआ। अनफॉर्चुनेटली उसका बॉडी फुल्ली पैरालाइज्ड हो गया। अब बताओ बेचारा मरा तो नहीं, तो मरा नहीं तो लाइफ इंश्योरेंस वाला उसको तो क्लेम देगा नहीं, क्योंकि आपका डेथ नहीं हुआ, पैरालाइज हुए आप, ठीक है। तो हेल्थ इंश्योरेंस वहां पे आता है और हेल्थ इंश्योरेंस कहता है कि अगर आप मेरे पॉलिसी को ले रहे हैं तो हम डिसेबिलिटी इनकम देंगे, यानी कि आज आप कमा रहे हो तो आप अपना घर चला पा रहे हो, मगर कल को कुछ ऐसा हुआ कि आपका डेथ तो नहीं हुआ मगर आप परमानेंटली डिसेबल हो गए, तो भी वो डेथ के बराबर ही आप इनकम नहीं कर पा रहे हैं, ना आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर पा रहे हैं। उस केस में भी फाइनेंशियल लॉस आता है। उस केस में परमानेंट डिसेबिलिटी में डिसेबिलिटी इनकम आपको मिलता है, यानी कि आपको एक कंपनी की तरफ से एक लमसम अमाउंट मिलता है जिससे आप अपना ट्रीटमेंट भी चालू रख पाए और बचा कुचा पैसा इधर उधर यूज भी कर सकते हैं। तो इट रिप्लेस द इनकम लॉस्ट बाय द इंश्योर्ड व्हाइल द इंश्योर्ड इज अनेबल टू वर्क, है ना। जब तक आप अनेबल हैं काम करने के लिए तब तक आपको कंपनी की तरफ से इनकम मिलेगा, डिसेबिलिटी इनकम इसको कहते हैं। तो ये सब कुछ ऐसा इंश्योरेंस पॉलिसी है जो कि बहुत लोगों को अट्रैक्ट करता है कि चल भाई अगर कल को कुछ हो गया तो फिर कम से कम जितना इनकम हो रहा है उतना इनकम कंसिस्टेंटली आते रहेगा। मगर इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंश्योरेंस पॉलिसी लेना पड़ेगा। तो आई होप कि आपको ये चारों पॉइंट क्लियर होगा, यानी कि लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस एंड मैरीन इंश्योरेंस। अब हम लोग तीनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे, यानी कि लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस और मैरीन इंश्योरेंस के बीच में डिफरेंस क्या। आपको याद होगा हम बताए थे कि चूंकि आप बड़े हो गए हो तो अब जो भी आप डिफरेंसेस पढ़ोगे वो एक बेसिस के आधार पे पढ़ोगे। तो सबसे पहला डिफरेंस है सब्जेक्ट मैटर। लाइफ इंश्योरेंस का सब्जेक्ट मैटर क्या होता है, ह्यूमन लाइफ। और फायर इंश्योरेंस का सब्जेक्ट मैटर क्या होता है, सबसे पहला क्या है सब्जेक्ट मैटर, तो लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है, ह्यूमन लाइफ जो है वो सब्जेक्ट मैटर होता है। फायर इंश्योरेंस में प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, और मैरीन इंश्योरेंस में कार्गो, शिप, फ्रेट, जनरली इसी का इंश्योरेंस होता है। मैरीन इंश्योरेंस में क्या होगा, शिप का इंश्योरेंस होगा, उसमें जो माल लदा हुआ उसका होगा, शिपमेंट का इंश्योरेंस होगा या फिर भाड़े का होगा। और फायर इंश्योरेंस में किसका इंश्योरेंस होता है, आपका जो प्रॉपर्टी है, जैसे ट्रक, ट्रक का भी फायर इंश्योरेंस होता है। यानी ट्रक का तो एक ही इंश्योरेंस होता है, उसमें एक्सीडेंट भी कवर हो जाता है, फायर भी कवर हो जाता है और सब कुछ कवर हो जाता है, ठीक है। चलिए सेकेंड है आपका एलिमेंट। एलिमेंट क्या है, इट हैज एलिमेंट टू प्रोटेक्शन एज वेल एज इन्वेस्टमेंट, है ना। एलिमेंट कहने का मतलब सिंपली लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है, हम आपको कल बताए थे ना, प्रोटेक्शन भी मिलता है और इन्वेस्टमेंट भी होता है। और इन्वेस्टमेंट वाला पोर्शन जो है रिटायरमेंट के टाइम पे जब मैच्योरिटी होता है तो मिलता है। मगर फायर इंश्योरेंस और मैरीन इंश्योरेंस में सिर्फ क्या मिलता है, प्रोटेक्शन, सिर्फ प्रोटेक्शन मिलता है। सिर्फ आपको क्या मिलता है, प्रोटेक्शन मिलता है। इंश्योरेबल इंटरेस्ट, सर तीनों में इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना जरूरी है। जिस समय पॉलिसी ले रहे हैं
उस समय इंसरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए, होना चाहिए और होना चाहिए। मगर मैच्योरिटी के टाइम पे यहाँ पे इंसरेबल इंटरेस्ट हो चाहे नहीं हो, इट डजंट मैटर, आपको पैसा मिल जाएगा। पर फायर इंश्योरेंस और मेरीन इंश्योरेंस में क्या होता है, जिस समय हैपनिंग ऑफ एन इवेंट हो रहा है उस समय भी आपका इंसरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। मतलब जिस समय लिया जा रहा और जिस समय पॉलिसी खत्म हो रहा है या फिर जिस समय हैपनिंग ऑफ एन इवेंट हो रहा है, दोनों समय आपका इंसरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। मगर लाइफ इंश्योरेंस में ऐसा नहीं होता। लाइफ इंश्योरेंस के केस में इंसरेबल इंटरेस्ट सिर्फ लेने के समय होना चाहिए, है ना, बाकी क्लियर है। तो एलिमेंट आपका क्लियर है। एलिमेंट यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस में 2 एलिमेंट रहता है, मगर यहाँ पर एक ही एलिमेंट होता है। फिर इंसरेबल इंटरेस्ट की भी चर्चा हम लोग कर लिए। ड्यूरेशन की बात करें तो जनरली लाइफ इंश्योरेंस का जो है ड्यूरेशन 5 to 30 ईयर होता है ना। और होल लाइफ में मतलब लाइफ जब तक आप जिंदा हैं, जब तक है जान तब तक है पॉलिसी, ठीक है। तो लाइफ इंश्योरेंस का ना बहुत लंबा ड्यूरेशन रहता है, मगर फायर इंश्योरेंस का जनरली 1 साल का होता है। अब देखिए आज की डेट में कंपटीशन बढ़ रहा है, जैसे बाइक का इंश्योरेंस की बात करें वो भी 1 साल का होता है, मगर आप 2 साल का लेना चाहते हैं, 3 साल का लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, मगर जनरली लोग 1 साल का कराते हैं। मेरीन इंश्योरेंस में क्या होता है, जनरली 1 साल का होता है, और या तो कंप्लीशन ऑफ टास्क, है ना, फॉर अ पीरियड ऑफ वेज, है ना। इसका क्या मतलब है कि आप टास्क को कंप्लीट किए और कवर हो गया। जैसे फ्रेट इंश्योरेंस क्या होता है कि हम मान लीजिए हम शिप करने का काम करते हैं, हम ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, वाटर ट्रांसपोर्टेशन। मेरे यहाँ जो क्लाइंट आया वो शिप तो लोड करा दिया, मगर शिप पे लोड करा दिया अपना गुड्स, मगर फ्रेट नहीं दिया। तो अब वो कह रहा है कि डिलीवरी दीजिएगा तब आपको पेमेंट करेंगे। सेफ्टी के साथ डिलीवरी कर दिए तो हमको पेमेंट मिल जाएगा, और हम उस समय फ्रेट का इंश्योरेंस भी लिए हुए थे। तो जैसे ही फ्रेट कंप्लीट हुआ, जैसे ही डिलीवरी हुआ, फ्रेट भी कंप्लीट हुआ, इंश्योरेंस भी लैप्स कर गया। मतलब मेरीन इंश्योरेंस में क्या होता है, 1 साल का भी होता है, या फिर कंप्लीशन ऑफ टास्क, ये सिर्फ यहां से वहां चला गया, इंश्योरेंस ओवर। अगर कुछ क्षति हुआ है तो उसका क्लेम मिलेगा, अगर नहीं हुआ तो कुछ नहीं मिलेगा, कहानी खत्म। फिर अगला शिपमेंट में फिर से आपको इंश्योरेंस लेना पड़ेगा, ऐसा भी होता है। तो डिपेंड करता है अलग अलग कंपनी पे। इंडेमनिटी की बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता है, मगर ये दोनों केस में एप्लीकेबल होता है। लॉस मेजरमेंट की बात करें, क्या लाइफ इंश्योरेंस में लॉस मेजर कर सकते हो? एकदम नहीं मेजर कर सकते हो, मगर फायर इंश्योरेंस में, मेरीन इंश्योरेंस में आप मेजर कर सकते हैं लॉस को, है ना। यहाँ पे लॉस मेजर हो जाता है। सरेंडर वैल्यू की बात करें, सर सरेंडर वैल्यू क्या होता है, ये तो आपने बताया ही नहीं। देखो बाबू, कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम इंश्योरेंस लिए, आज मेरा पैसा इनकम आ रहा है, हम इंश्योरेंस ले लिए, हम हर महीने हम मान लीजिए 2,000 रुपया जमा करते हैं, तो साल में कितना हो गया, 24,000 रुपया, ठीक है। आज मेरा इनकम आ रहा है इसलिए हम हर साल 24,000 रुपया जमा कर देते हैं, मगर आज सिर्फ 5 साल के बाद मेरा स्थिति खराब हो गया, हम देने के लिए असमर्थ हैं, तब अब क्या चोरी करके लाए 24,000 रुपया? आज मेरे पास पोटेंशियल था, हम पेमेंट कर रहे थे, कल किसने देखा हम पोटेंशियल में नहीं है, हम नहीं दे पा रहे, तो हम बीच में पॉलिसी को कैंसिल करा सकते हैं। हम जब इंश्योरेंस पॉलिसी लिए थे तो हम 30 साल का इंश्योरेंस पॉलिसी लिए थे, हम बोले कि भाई 30 साल तक हम हर साल 24,000 रुपया देते चले जाएंगे, मगर पैसा रहेगा तब ना देंगे, 5 साल के बाद तो स्थिति खराब हो गया। तो उस केस में आप पॉलिसी कैंसिल करा सकते हैं। तो 5 साल तक जो आप पैसा जमा किए वो आपको वापस मिल जाएगा विथ इंटरेस्ट। बात समझे? उसको कहते हैं सरेंडर वैल्यू। उसको क्या कहते हैं? सरेंडर वैल्यू। तो बीच में अगर पॉलिसी कैंसिल करते हैं और जो आपको इन बिटवीन पॉलिसी का अमाउंट जो मिलता है उसको क्या कहते हैं? सरेंडर वैल्यू। तो जनरली सरेंडर वैल्यू पहले ही से फिक्स रहता है, या फिर आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना पेमेंट किए। तो लाइफ इंश्योरेंस के केस में आप बीच में कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हो, बीच में कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हो, और आपको क्या मिलेगा? सरेंडर वैल्यू मिलेगा, क्योंकि आप पॉलिसी क्या कर दी? सरेंडर कर दिए कि भाई अब हमसे नहीं चल पाएगा, तो चलो लो इतना अमाउंट, आपका पॉलिसी कैंसिल। मगर मेरीन इंश्योरेंस में, फायर इंश्योरेंस में ऐसा नहीं होता है।
जैसे मान लीजिए हम अपने बाइक का इंश्योरेंस कराएं 2 साल के लिए, 2 साल के लिए कराएं, और हम मान लीजिए 6,000 रुपया पेमेंट कर दिए 2 साल का इकट्ठे। अब 3 महीना के बाद हम इंश्योरेंस कंपनी के पास गए और बोले ऐसा है ना, हम बाइक बेच रहे हैं, और बाइक बेच रहे हैं इसलिए 6,000 रुपया दिए थे 2 साल का, तो 3 महीने का अपना काट लीजिए, बाकी हमको वापस कर दीजिए 4500 रुपया। ऐसा नहीं होता है। 4,000 रुपया हमको वापस कर दिए, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो मैरीन इंश्योरेंस के केस में और फायर इंश्योरेंस के केस में सरेंडर वैल्यू बोल के कोई चीज नहीं होता। एक बार पॉलिसी ले लिए, आप कंटिन्यू करिए चाहे नहीं करिए, आप अपना प्रॉपर्टी रखिए चाहे मत रखिए, आपका वो बाइक आपका है कि नहीं है, इट डजंट मैटर, वो पॉलिसी कैंसिल नहीं होगा, और प्लस आपको पैसा भी वापस कुछ नहीं मिलता है। मगर लाइफ इंश्योरेंस में ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट है आपका पॉलिसी अमाउंट। इट कैन बी एनी अमाउंट, है ना। लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो लाइफ इंश्योरेंस में कोई भी अमाउंट हो सकता है, जैसे डिपेंड करता है मेरा इनकम पे। मान लीजिए मेरा इनकम 5 लाख रुपया है, तो हम 1 करोड़ तक का पॉलिसी ले सकते हैं, या फिर 20 टाइम्स जनरली देता है कंपनी। आपका जो इनकम है ना सालाना, उसका 20 टाइम्स करके देता है वो। तो अगर आप 5 लाख रुपया सालाना कमाते हैं, तो इंटू 20 टाइम्स करिए, तो 1 करोड़ रुपया हो गया, है ना। तो 1 करोड़ तक का ले सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि आप 5 लाख रुपया सालाना कमा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हमको 50 करोड़ का कवरेज चाहिए, तब तो कुछ घपला है ना। 50 करोड़ का, 5 लाख रुपया कमाते हैं और 50 करोड़ का कवरेज चाहिए, उस तरीके का इनकम भी होना चाहिए ना, ठीक है ना। 50 करोड़ के लायक आदमी भी तो होना चाहिए ना। तो पॉलिसी अमाउंट में कोई भी अमाउंट हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन योर इनकम। मगर फायर इंश्योरेंस में आप वैल्यू के हिसाब से ही ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा फैक्ट्री है, और मेरा फैक्ट्री है 10 लाख रुपए का, मेरे पास एक फैक्ट्री है और उस फैक्ट्री में टोटल 10 लाख रुपए का वैल्यू का सामान है, तो हम 10 लाख का ही इंश्योरेंस लेंगे ना, कि 50 लाख का ले लेंगे। मेरा एक ट्रक है, ट्रक का हम इंश्योरेंस लेना चाह रहे हैं, तो इंश्योरेंस उतना ही कवर करेगा जितना वैल्यू है, उससे ज्यादा थोड़ी होगा। तो पॉलिसी अमाउंट यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, मगर यहाँ पर क्या होता है, जितना वैल्यू है उससे ज्यादा नहीं होता है। शिप का जितना वैल्यू है उतना का कवरेज होगा, उससे ज्यादा कवरेज नहीं होगा। एंड लास्ट है आपका रिस्क, है ना। रिस्क की बात करें, देयर इज एन एलिमेंट ऑफ सर्टेनिटी ऑफ डेथ और मैच्योरिटी पीरियड विच, है ना, जो कि हो सकता है। देखिए रिस्क कहने का मतलब सिंपली देयर इज एन एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी एंड देयर मे और मे नॉट बी क्लेम। रिस्क कहने का मतलब रिस्क का पेमेंट कैसे होता है, या फिर रिस्क किस तरीके से आता है। तो देखिए लाइफ इंश्योरेंस के केस में या तो डेथ हो जाएगा या तो रिटायरमेंट होगा, और डेथ में भी पैसा देना पड़ेगा और रिटायरमेंट में भी पैसा देना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर तो पेमेंट करना ही पड़ेगा आपको। मगर मैरीन इंश्योरेंस और फायर इंश्योरेंस में ऐसा नहीं होता। यहाँ पर क्या होता है, अगर हैपनिंग ऑफ एन इवेंट हुआ तो आपको पेमेंट मिलेगा, अदरवाइज आपको किसी भी तरीके का क्लेम नहीं मिलेगा। ये आपका रिस्क आपका बता रहा है दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसी के साथ आज के क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आगे हम लोग चर्चा करेंगे टेलीकॉम सेक्टर के बारे में। ठीक है, टिल देन थैंक यू सो मच।